नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की, किसानों के समर्थन में उतरे राज्यपाल सत्यपाल मलिक की। बताएंगे कि आज किसान आंदोलन में क्या रहा खास, जानेंगे पश्चिम बंगाल में किसके पक्ष में दिखेगी जनता की सहानुभूति, और बुलेटिन के आखिर में बात रघुराम राजन की सरकार को चेतावनी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए जाने वाले विधेयक को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, लोकसभा में एक नया विधेयक लाकर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान, नामांकन में छुपाई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। चुनाव आयोग से ममता का नामांकन खारिज करने की अपील की। टीएमसी से बीजेपी में आए अधिकांश लोगों को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। टीएमसी नेता सौगत रॉय का तंज, बीजेपी को नहीं मिल रहे अपने उम्मीदवार, इसलिए वो टीएमसी के पुराने साथियों को दे रही है टिकट। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कबूला सच, सचिन पायलट की बगावत के समय मंत्रियों और विधायकों के फोन किए गए थे टेप। सरकार के कबूलनामे से विपक्ष कर सकता है हंगामा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। बीएसई का सेंसेक्स 397 अंक लुढ़क कर 50,395 अंक पर हुआ बंद। एनएसई का निफ्टी 101 अंक गिरकर 14,929 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। केंद्र सरकार की नीतियों से ऐसे हालात हो गए हैं कि जनता अब घरों से निकलकर सड़कों पर बैठने को मजबूर है। सरकार सार्वजनिक संपत्ति को निजी हाथों में सौंपती जा रही है, जिसके खिलाफ देश भर में आवाज उठ रही है। बैंक कर्मचारियों ने भी सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है और आज इस हड़ताल का पहला दिन था। तो क्या रहा इसका असर, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल की घोषणा की थी और आज ये हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल के पहले दिन खासा असर देखने को मिला है, जिसके चलते आज पूरा दिन देश भर में बैंकों के चेक क्लियरेंस सहित अन्य बैंक सेवाओं पर असर दिखा। आपको बता दें कि इस बैंक हड़ताल में 12 सरकारी बैंकों और कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं, जिस वजह से आज पूरा दिन बैंक शाखाओं में पैसा जमा करने और निकालने के साथ चेक निपटाने, सावधि जमा यानी एफडी योजनाओं का नवीनीकरण, सरकारी खजाने से जुड़े काम और अन्य नियमित कार्य प्रभावित रहे। बता दें कि 1 फरवरी को पेश हुए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के दौरान विनिवेश के जरिए 1,75 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों को सौंपने पर जोर दे रही है। अब ऐसे में बैंकों के निजीकरण के अलावा सरकार ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी अगले वित्त वर्ष में निजीकरण करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से बैंक यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब इस विरोध को हड़ताल का रूप लेना पड़ा। हालांकि इस हड़ताल से निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे अन्य निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं देखा गया। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि जब पहले दिन सरकारी बैंकों के हड़ताल की वजह से इतना असर देखने को मिला, तो आगे आने वाले दिनों पर इसका अब और कितना असर पड़ेगा, इससे सभी की चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन सरकार पर इसका कितना प्रभाव पड़ा, वो तो सरकार की चुप्पी से ही मापा जा सकता है। बैंक के कर्मचारी जहां हड़ताल पर हैं, तो वहीं किसान भी दिल्ली की सीमाओं पर हैं, जिन पर सरकार लंबे समय से ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के आंदोलन को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है और इसे लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अपनी ही सरकार की किसान नीति पसंद नहीं आ रही है। अपने गृह जनपद बागवत पहुंचे सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस देश में किसान और जवान खुश नहीं रहता, उस देश को कोई बचा नहीं सकता। 100 दिनों से अधिक समय से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से प्रार्थना की, किसानों को दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना।
पहला तो किसान दिल्ली से खाली हाथ वापस जाएंगे नहीं, और चले गए तो 300 वर्ष तक भूलेंगे नहीं। इन किसानों को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एमएसपी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दो। मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस मामले को यहाँ खत्म करा दूंगा। इस देश का किसान बेहद परेशान है। सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि उन्होंने पीएम और गृह मंत्री दोनों से कहा है कि किसानों की एमएसपी वाली मांग मानी जानी चाहिए। एमएसपी को लेकर किसानों की लड़ाई सही है और किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई थी। मलिक ने तो सरकार की किसान नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पत्रकार मित्र जो प्रधानमंत्री के भी करीबी हैं, उनसे कहा कि मैं पीएम को समझा चुका हूं। मैंने अपनी ओर से कोशिश कर ली, अब तुम ही पीएम को समझाओ कि सरकार ने किसानों को लेकर जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। किसानों को दबाकर और खाली हाथ यहां से नहीं भेजना चाहिए। सत्यपाल मलिक का सरकार को साफ साफ संकेत है कि किसानों से लड़कर कोई सरकार नहीं जीत सकती, इसलिए सरकार को किसानों की मांग माननी ही होगी। किसानों के समर्थन में जहां बीजेपी के अंदर ही बगावत की स्थिति है, तो वहीं किसान नेता भी इस बात को मंच से दोहरा रहे हैं कि उनका आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले लेती। राकेश टिकैत ने तो अब इशारों इशारों में पीएम मोदी को ही आईना दिखा दिया है। तो क्या कहा है राकेश टिकैत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। किसान आंदोलन को 110 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार और अन्नदाताओं के बीच कृषि कानून को लेकर अब तक कोई बात नहीं बनी है। उल्टा अब तो सरकार ने बातचीत की कोशिश भी छोड़ दी है और हर मंच से पीएम मोदी अन्नदाताओं को पीछे हटने की ही सलाह देते दिख रहे हैं। लेकिन किसानों ने भी अब की बार कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। वो दिल्ली बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी के साथ ही सरकार की पोल भी खोल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि व्यापारी चला रहे हैं। ये लुटेरे देश में आ गए हैं, हमें इन लुटेरों से लड़ना होगा। वो लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा। हम इस बादशाह को बदलने जा रहे हैं। भूख से फायदा उठाने का एक तरह का नया व्यापार आजकल दुनिया में चल रहा है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि भूख का कारोबार करो। भूख का कारोबार तब होगा जब अनाज कब्जे में होगा और अनाज पर व्यापार होगा। किसान नेता ने आगे कहा कि पुराने समय के बीजेपी के बड़े नेताओं को भी चुप करा दिया गया है। वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें उन्हें भी मुक्त करने के लिए काम करना होगा। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता भाग गए और दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। विपक्ष का एक नेता जवान और मजबूत है, उसे भी अपने में शामिल कर दिया। लेकिन हम मोदी सरकार की मनमर्जी नहीं चलने देंगे, चाहे बीजेपी के नेता बोले या ना बोले, लेकिन हम अपना अधिकार मांगते रहेंगे। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना ही होगा। अब राकेश टिकैत ने तो सिंधिया से लेकर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी क्या जवाब देती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब पीएम मोदी को ही घेर लिया है। तो वहीं किसानों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में थे। टीएमसी जहां नंदीग्राम मामले में बीजेपी को घेर रही है, वहीं अमित शाह ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं के मामले को उछाला है। साफ है कि दोनों दलों का जोर सहानुभूति कार्ड पर है। तो क्या कहा ममता और अमित शाह ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा माहौल पश्चिम बंगाल में गर्मा रहा है। यहाँ बीजेपी ने अपनी पूरी फौज को ममता से मुकाबला करने के लिए उतार दिया है, लेकिन ममता दम दिखाने में पीछे नहीं है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन वो धुआंधार प्रचार कर रही हैं। आज भी व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैली में सहानुभूति कार्ड खेलने के साथ साथ बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सोचा कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं आ गई। डॉक्टरों ने मुझे आराम की सलाह दी है, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ। बीजेपी पर बरसते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी नेता 5 स्टार होटल का खाना लेकर आदिवासियों के घर में आकर खाते हैं, दलित का घर किराए पर लेते हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। खेला होवे मेरा पाँव ठीक हो जाएगा।
तब देखूंगी आपका पांव कितना काम करेगा। बस इंतजार करें, हमें रोका नहीं जा सकता। आज जहां ममता ने एक तीर से दो निशाने लगाए, वहीं बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतरे। उन्होंने बांकुरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उसे लेकर टीएमसी कहती है कि ये बीजेपी नेताओं ने किया, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि यह हादसा है। लेकिन बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की ममता राज में जान ले ली गई। इनके परिवार पर जो गुजरी, क्या ममता बनर्जी ने उसे महसूस किया? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ केवल हंगामे का बोलबाला है, जिसे रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इस लड़ाई में जनता भी हमारा साथ देगी। अब की बार बीजेपी की ही सरकार बनकर रहेगी। अब दोनों नेताओं के बयानों से साफ है कि वो सहानुभूति के जरिए वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये तो 2 मई को चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसका साथ देती है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। दोनों ही जनता की सहानुभूति के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने भी नंदीग्राम मामले में कड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने सीएम की सुरक्षा में शामिल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी के चोटिल होने पर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहीं बीजेपी इसे ममता का सियासी नाटक बता रही है। इन सब के बीच चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चोटिल होने पर कड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने तत्काल प्रभाव से सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय और पूर्व मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश को रविवार को निलंबित कर दिया। आयोग ने कहा कि उस घटना के सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट विभू गोयल को भी हटा दिया गया है और गैर चुनावी पद पर उनका तबादला कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव और विशेष आम पर्यवेक्षक के संयुक्त रिपोर्ट पर आयोग की एक बैठक के बाद ये फैसला लिया। बयान में कहा गया कि रिपोर्ट को देखने के बाद आयोग ने फैसला लिया है कि आईपीएस विवेक सहाय निदेशक सुरक्षा को इस पद से हटाया जाएगा और तत्काल निलंबन में रखा जाएगा। आयोग ने कहा कि बतौर सुरक्षा निदेशक Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की उनकी पहली जिम्मेदारी थी, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। इसलिए 1 हफ्ते के भीतर उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ स्मिता पांडे को तत्काल जिलाधिकारी और पूर्व मेदिनीपुर का DEO बनाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्य सचिव सुनिश्चित करेंगे कि नंदीग्राम मामले की जांच जल्द पूरी हो और अगले 15 दिन में कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। बीजेपी के दाव एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। फिर चाहे पश्चिम बंगाल में हो या फिर बिहार में सरकार जरूर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, लेकिन जेडीयू पर बीजेपी का दबाव साफ साफ देखा जा सकता है, जिसके चलते दोनों दलों के रिश्तों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में आने के बाद ये रिश्ते और भी बिगड़ते दिख रहे हैं। तो क्यों उपेंद्र की घर वापसी से बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किल, देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में बीजेपी के रणनीति का नुकसान जेडीयू को हुआ। जेडीयू बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम तो बना दिया, लेकिन नीतीश कुमार इस बार कार्यकाल पूरा करेंगे ये तय नहीं है। उन्हें कभी भी इस्तीफा देने को मजबूर किया जा सकता है। जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी और जेडीयू कभी भी अलग हो सकते हैं। नीतीश कुमार को भी इसका एहसास है, इसलिए उन्होंने जेडीयू को मजबूत करने पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और फिर अपने विरोधी रहे उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में ले आए। कुशवाहा की वापसी के साथ जेडीयू का लवकुश समीकरण भी मजबूत हो गया है। बिहार में कुर्मी कोयरी, जिन्हें लवकुश भी कहा जाता है, और बिहार में इनकी आबादी 10% के करीब है, जो जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत भी है। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा कोयरी समुदाय से। उपेंद्र कुशवाहा के आरजेडी और कांग्रेस के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इसका फायदा जेडीयू को मिलना तय माना जा रहा है। कुशवाहा के जेडीयू में आने के बाद से बीजेपी के अंदर भी हलचल मच गई है। बीजेपी को अब जेडीयू के आरजेडी के करीब जाने की भी चिंता सताने लगी है। जेडीयू के कई विधायक बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की मंशा जता चुके हैं। आरजेडी को लेकर भी पार्टी में अब नरमी बरतने के संकेत मिलने लगे हैं, जिसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि जेडीयू एक बार फिर आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन मामला सरकार का है।
और आरजेडी की ओर से अभी तक सीएम पद पर नीतीश कुमार के दावे को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इसे लेकर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने भी अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में वापसी के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल जरूर मच गई है, क्योंकि इससे जेडीयू मजबूत होती दिख रही है और जेडीयू की ये मजबूती बीजेपी को अच्छी नहीं लग रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात रघुराम राजन की मोदी सरकार को चेतावनी की। मोदी सरकार एक के बाद एक बैंकों का निजीकरण करने में जुटी है। रेलवे से लेकर हवाई अड्डे और बैंकिंग सेक्टर में सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी हिस्सेदारी को बेचने की कोशिश में लगी है, लेकिन सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर जैसे जैसे कदम बढ़ा रही है वैसे वैसे उसकी आलोचना बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आज एक बार फिर निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। जो बैंक अब तक सरकार के निर्देशों पर चलते थे, अब उन बैंकों को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपने जा रही है। केंद्र ने कई बैंकों की सूची तैयार की है जिनका निजीकरण होगा। इस फैसले को लेकर आम जनता से लेकर बैंक कर्मचारी तक सरकार की आलोचना कर रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार के फैसले को लेकर 10 लाख कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया है, तो वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि निजीकरण करने के मामले में सरकार का रिकॉर्ड उतार चढ़ाव से भरा है। औद्योगिक घरानों को बैंक बेचना भारी गलती होगी। देश की मौद्रिक नीति के ढांचे में किसी तरह के बड़े बदलावों से बॉन्ड बाजार प्रभावित हो सकता है। राजन ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में मुद्रास्फीति को काबू में रखने और वृद्धि को प्रोत्साहन देने में मदद की है। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य दिया गया है। पूर्व गवर्नर ने कहा कि मेरा मानना है कि मौद्रिक नीति प्रणाली ने मुद्रास्फीति को नीचे लाने में मदद की है। इसमें रिजर्व बैंक के लिए अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की गुंजाइश भी है। रघुराम राजन ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बैंकों का निजीकरण किया गया तो अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी तमाम रेटिंग एजेंसियां चेतावनी जारी कर चुकी हैं कि भारत की स्थिति को सुधरने में वक्त लगेगा। ऐसे में मोदी सरकार का निजीकरण का फैसला देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल सकता है, जिसे समझते हुए भी सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।